हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। इनकी पुस्तक से जो विश्व की भाषाएं हैं और बोलियां हैं उसका वर्गीकरण देखते हैं कि विश्व की भाषाएं कितनी हैं, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, और हिंदी जो हमारी हिंदी है वह कैसी भाषा है, किस प्रकार की भाषा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हिंदी भाषा है और हिंदी के पेपर में हिंदी की भाषा से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, इससे प्रश्न आना अनिवार्य है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब हम इसका शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग है विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। विश्व की भाषाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इससे जो इसमें इस वीडियो में जितने भी कथन हैं और जितने भी वाक्य हैं, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जो किसी भी परीक्षा में आने की संभावना रहती है। जैसे पूछ लेगा जो विश्व की भाषाएं हैं कितने भागों में विभाजित हैं, तो दो भागों में विभाजित हैं। और फर्स्ट है आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। विश्व में जितने भी भाषाएं बोली जाती हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया। वर्गीकरण का आधार दो है, एक तो उनकी आकृति और बनावट के अनुसार, एक तो उनका पारिवारिक जो वर्गीकरण परिवार के आधार पर किया जाता है। वाक्य रचना एवं पद रचना। वाक्य रचना पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। वाक्य रचना और पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। माने आकृतिमूलक वर्गीकरण का जो आधार है वह वाक्य रचना है और पद रचना है। प्रश्न पूछ लेगा कि जो आकृतिमूलक हिंदी की भाषाएं हैं या विश्व की जो भाषाएं हैं और आकृतिमूलक वर्गीकरण है, उसके वर्गीकरण का क्या आधार है, तो वाक्य रचना और पद रचना। आगे है विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर श्लेगर ने किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व की जो भाषाएं हैं और जो आकृतिमूलक वर्गीकरण है उसको सबसे पहले सर्वप्रथम श्लेगर ने किया था। आगे है आकृतिमूलक वर्गीकरण के दो भाग हैं। जैसे विश्व की भाषाएं हैं, कम से कम 3000 भाषाएं बोली जाती हैं विश्व में, तो इसका दो आधार क्या है। आकृतिमूलक वर्गीकरण के भी दो भाग हैं, एक तो अयोगात्मक, दूसरा वियोगात्मक। यह इम्पोर्टेंट है। आकृतिमूलक वर्गीकरण के दो भाग हैं। ये जितने भी इसमें कथन ये सारे इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। आगे है योगात्मक। अब इसका वर्गीकरण जैसे टेबल के हिसाब से भी बना सकते हैं, ऐसे बनाने में आसान रहेगा। जैसे प्रश्न बने तब भी और ना बने तक। जैसे सबसे पहले है विश्व की भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, आकृतिमूलक और पारिवारिक वर्ग। उसके बाद पहला है आकृतिमूलक। आकृतिमूलक जो वर्गीकरण है आकृतिमूलक, उसको कितने भागों में बांटा गया, दो। इससे ऐसे आगे बढ़ता जाता है। अब इसके भी कई भाग होते जाते हैं। जैसे भाषाओं के दो भाग हुए, आकृतिमूलक, पारिवारिक। अब आकृतिमूलक के दो भाग हुए, अयोगात्मक और वियोगात्मक। अयोगात्मक या योगात्मक। अब योगात्मक के भी दो भाग हैं, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। ये सब बहुत ही जो व्याकरण की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकता है, क्योंकि पेपर में कई सारे इससे प्रश्न बनेंगे। कोई भी परीक्षा हो, इससे तो प्रश्न बनना ही ज़रूरी है और बनता भी है, क्योंकि ये हिंदी भाषा की वर्गीकरण का आधार है। इसीलिए तो योगात्मक के दो भाग हैं, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। अब श्लिष्ट के दो भाग हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी।
इससे कितने भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप पेपर कॉपी में इसको नोट करते जाएंगे तो इसके आधार पर आप खुद से प्रश्न बना सकते हैं। जैसे श्लिष्ट भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अंतर्मुखी बहिर्मुखी क्वेश्चन पूछ लेगा। अंतर्मुखी जो है भाषा वह किसके अंतर्गत है? तो श्लिष्ट भाषा। या श्लिष्ट भाषा के और सारे ऑप्शन दे देंगे, अंतर्मुखी बहिर्मुखी में से एक दे देगा, तो ऐसे भी बन जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। और अब अंतर्मुखी के 2 भाग हैं, संयोगात्मक, वियोगात्मक। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नीचे वाले जो है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न ये जो जून 2023 में पूछा गया था इसमें इससे प्रश्न। और व्याकरण जाहिर सी बात है। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी के 2 भाग हैं, संयोगात्मक, वियोगात्मक। संस्कृत क्या है? बहिर्मुखी संयोगात्मक है। इन दोनों के 2 भाग हैं। जैसे अंतर्मुखी संयोगात्मक, अंतर्मुखी वियोगात्मक, बहिर्मुखी संयोगात्मक, बहिर्मुखी वियोगात्मक, ऐसे है। तो इन दोनों के 2 भाग हैं, संयोगात्मक, वियोगात्मक, दोनों की अलग अलग हैं। अब प्रश्न पूछ लेता है कि संस्कृत भाषा जो है हिंदी के किस भाषा के अंतर्गत आती, किस वर्गीकरण में? तो संस्कृत वियोगात्मक भाषा, संयोगात्मक भाषा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा है। प्रश्न पूछ लेता है हिंदी के बारे में कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। अब पारिवारिक, वो तो हो गया आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पर। अब है पारिवारिक वर्गीकरण, भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। अब ये ध्यान देना है कि जो पारिवारिक वर्गीकरण होता है वह किसको ध्यान में रखकर या किसको आधार बनाकर किया जाता है? पारिवारिक वर्गीकरण में रचना और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में जो होती शब्दों की रचना और अर्थ कि उसके जो अर्थ निकल रहे हैं उनको दोनों ध्यान रखा जाता है। आगे का मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हमने और सारी भाषाओं को, जितनी भी भाषाएं मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि ये हिंदी का पेपर है और हिंदी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हिंदी का जहाँ से जैसे कनेक्शन है हमने वही शब्द लिया है। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आगे है भारतीय आर्य भाषाएं। ये तो हो गया पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर। फिर जो भाषाएं हैं वह है जैसे आर्य भाषा, जो सबसे पहले हम लोगों की कहा जाता है ना कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, तो सबसे पहले संस्कृत ही बोली जाती है। तो भारतीय आर्य भाषाएं, इनके भी कई भाग हैं। प्राचीन आर्य भाषा, जैसे इतिहास शुरू हुआ था प्राचीन, मध्य, आधुनिक, वैसे ही भाषाओं का भी इतिहास है। प्राचीन आर्य भाषाएं, प्राचीन आर्य भाषाओं में 2 भाषाएं संस्कृत आती है, एक वैदिक संस्कृत आती है, एक लौकिक संस्कृत। संस्कृत के 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी से 800 ईस्वी ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत है 800 ईस्वी से पूर्व तक। यह लौकिक संस्कृत है। आगे है ये 2000 से जो वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व तक है। और यह हम इसका बाद में इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व तक देखते हैं। आगे है संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ये है प्राचीन आर्य भाषा। अब सेकंड पॉइंट है मध्यकालीन आर्य भाषा। जो मध्यकाल के इतिहास की आर्य भाषा थी वह क्या थी? पाली। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये जो कथन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है।
मध्यकालीन जैसे पूछ लेगा कि पाली हिंदी की कौन सी भाषा में आती, किस काल के अंतर्गत आती है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा। और पाली को क्या प्रथम प्राकृत कहते हैं। ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो प्राकृत के बारे में या भ्रंश के बारे में प्रश्न पूछ लेता है तो प्राकृत पाली प्राकृत जैसे भाषाओं का जब हम देखते हैं विकास विकसित क्रम से, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ऐसे आगे बढ़ती जाती है। उसके बाद हिंदी। तो सब लोग को सब लगता है अगर जो प्राकृत के बारे में पूछा जाता है कि प्राकृत कौन प्राकृत है, किस प्राकृत के अंतर्गत आती है, तो यही लग रहा है कि प्रथम प्राकृत। क्यों? लेकिन जो पाली है इसको प्रथम प्राकृत कहते हैं। प्रश्न पूछ लेता है कि पाली प्राकृत के किस भाषा के अंतर्गत आती है, तो पाली प्रथम प्राकृत है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है द्वितीय प्राकृत। जो प्राकृत भाषा है वह द्वितीय प्राकृत है और जो प्रथम प्राकृत है वह पाली है। इसका है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है प्राकृत। उसके बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश के बारे में पूछ लिया जाता है, अपभ्रंश हिंदी की किस प्राकृत भाषा के अंतर्गत आती है, तो ये तृतीय प्राकृत के अंतर्गत आती है। यह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है अपभ्रंश। उसके बाद 1000 ईस्वी के बाद से जो हमारा होता है यह हिंदी के साहित्य का शुरुआत हो जाता है, क्योंकि आदिकाल है जो वह है कुछ विद्वान 1000 ईस्वी से पहले मानते हैं, कुछ 1000 ईस्वी से शुरुआत करते हैं। आगे है वैदिक स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। विद्वानों ने जो वैदिक स्वर हैं उनकी संख्या 13 मानी है, लेकिन डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। इसमें जितने भी कथन हैं सारे से एक से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं और कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है पेपर में, कहीं से भी कुछ भी आने की संभावना रहती है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं और हठ अपभ्रंश का ही परिवर्तित या परवर्ती रूप है। अब यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश में 2 वचन और 2 लिंग मिलते हैं। हिंदी में भी 2 वचन 2 लिंग मिलते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। अपभ्रंश में स्वर 10 हैं और व्यंजन 30 होते हैं। अब आगे है हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। जो हिंदी भाषा है तो हिंदू शब्द फारसी शब्द है जो संस्कृत के सिंधु का फारसी रूपांतरण है। जैसे जो फारसी भाषा वाले जो थे, जो फारसी भाषा बोलते थे, वह जो सिंधु है, सिंधु सागर, ठीक है, सिंधु को हिंदू बोलते हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि सिंधु से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति, सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदवी, हिंदी, ऐसे आगे उसका विकृत रूप होता चला गया। तो जो हिंदी है वह फारसी शब्द है और उसका संस्कृत का सिंधु का फारसी रूपांतरण है। अब आगे है बोलियाँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। हिंदी की बोलियाँ एवं उपभाषाएँ। और अपभ्रंश। जैसे कि उपभाषाएँ जो हैं हिंदी की, पहले तो अपभ्रंश को देखते हैं कि अपभ्रंश में कौन कौन सी आती हैं हिंदी। अपभ्रंश शोरशैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ये 3 हैं, 3 प्रकार के हैं। अपभ्रंश के 3 प्रकार हैं, शोरशैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। अब उपभाषा, इनके भी उपभाषाएँ हैं। जो अपभ्रंश है इनकी भी कई उपभाषाएँ हैं। तो शोरशैनी उपभ्रंश में कितनी भाषाएँ आती हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। शोरशैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। प्रश्न पूछ लेता है कि शोरशैनी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं।
या कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? तो शोरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी ये सब आती हैं। अब आगे है अर्धमागधी। ये सब उपभाषाएं हैं, अपभ्रंश की हिंदी की उपभाषाएं हैं जो अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। अब इसके भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी कई बोलियां हैं, ठीक है। तो अर्धमागधी जो अपभ्रंश है उसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है और शोरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है। अब बोलियां हैं, कहा जाता है कि देश देश पर कहा है कि 4 कोस पर बदले पानी, 1 कोस पर बदले बानी, 4 कोस पर बदले पानी। अब बोली, अब जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत हिंदी के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। तो पश्चिमी की हिंदी के अंतर्गत आकार बहुला बोली, कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, दक्षिणी, यह सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। आकार बहुला बोली में कौन कौन सी आती हैं? कौरवी, हरियाणवी या हरियाणवी को भी बांगरू ही कहते हैं और दक्षिणी, ये आकार बहुला बोली है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। आगे है उकार बहुला बोली, यानी जिसमें ओ शब्द ओ मात्रा ज़्यादा लगती हो। तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये उकार बहुला बोली है। इसमें वो मात्रा अधिक प्रयोग की जाती है। आगे है राजस्थानी हिंदी या ट वर्ग बहुला बोली। राजस्थानी हिंदी में ट वर्ग ट ठ ड ढ वाला ये ज़्यादा बोला जाता है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत भी बोली, ये सारे जितनी भी बोलियों का टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रश्न जरूर बनते, पूछ लेते हैं कौन सी बोली किस बोली के अंतर्गत आती है और कौन सी बोली का कौन सा क्षेत्र है। जैसे पूछ लेगा कि अवधि किस क्षेत्र में, क्षेत्र दे देगा, 4 क्षेत्र दे देगा, इसमें बोल देगा किस क्षेत्र में अवधि बोली जाती है, किस में अवधि नहीं बोली जाती है। ये सब तो कन्फर्म क्वेश्चन है, पेपर में बोलियों से प्रश्न बनते ही हैं। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी, मेवाती और मालवी आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब आगे है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बोलियां आती हैं। बोलियों से तो प्रश्न बनता ही है। आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोलियां और उनकी उपबोलियां। जो बोलियां हैं उनके अंदर कितनी बोलियां हैं और उन बोलियों के क्या क्या नाम हैं। तो जो इन बोलियों के नाम हैं, हरियाणवी की जाटू चमरवा ये इसकी बोली है। ब्रजभाषा की जो ब्रजभाषा बोली है इसके अंतर्गत भी कई बोलियां हैं। तो भुक्सा, जादोवाटी, डांगी
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे क्योंकि पेपर का लेवल हाई जब होगा तब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बोलियों के कौन से उपनाम हैं और किन बोलियों के अंतर्गत कौन सी बोलियाँ आती हैं। ये तो ब्रजभाषा की जो जादू बाटी है ये तो पेपर में आया हुआ है। तो जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं उनकी उपबोलियाँ यह जानना जरूरी है। तो भुक्सा ब्रजभाषा की भुक्सा, जादूबाटी, डांगी, ये इसके अंतर्गत इतनी बोलियाँ हैं। बुंदेली की पावरी, बनाफरी, लोधांती, निभट्टा, मोस्ट इम्पोर्टेंट निभट्टा। अवधी की जुल्हा, गहोरा, जुड़र। बघेली की निबट्टा। निबट्टा निभट्टा में कन्फ्यूजन हो जाएगा लोगों को, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। अब है आगे प्रश्न है बोलियां और उनके अन्य नाम, माने जैसे बोलियों के दूसरा नाम, जैसे उपनाम होता है या और नाम होते हैं। तो वह हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू और देशवाली, इन दो बोलियों के नाम से जानते हैं। हरियाणवी, बांगरू, देशवाली। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं। बुंदेली को बुंदेलखंडी के नाम से जानते हैं। अवधी को कोसली, बैसवाड़ी। अवधी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अवधी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अवधी को कोसली और बैसवाड़ी के नाम से जानते हैं। कौरवी को खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी को खलटाही, लरिया कहते हैं। बघेली को रिवाई, क्योंकि जो बघेल है वह रीवा में बघेली बोले, रीवा एक क्षेत्र है वहाँ पर बघेली बोली जाए तो बघेली को रिवाई भी बोलते हैं। डिंगल को भाट भाषा कहते हैं और पिंगल को नाग भाषा कहते हैं। यहाँ पर डिंगल पिंगल भाषा में यह जानना जरूरी है कि जो डिंगल भाषा है वह उस पर अक्सर वीर रस की रचनाएं लिखी जाती हैं और पिंगल भाषा में जो माधुर्य रस की, श्रृंगार रस की रचनाएं लिखी जाती है। इस प्रश्न पूछ लेता है तो पिंगल में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है क्योंकि उसमें कोमलता होती है, और जो डिंगल है उसमें वीर रस की तेज ओज ये सब भावना रहती है। आगे अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो प्रश्न तो आता ही है हर हाल में। अब बोली है और उसके बोली के क्षेत्र हैं। अब कन्नौजी है। कन्नौजी इटावा में बोली जाती है, फर्रुखाबाद में, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। जब बोलियों के और उनके क्षेत्र को हम पढ़ते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी बोलियां हैं हमें सारी बोलियों का याद करना पड़ेगा कौन सी बोली कहाँ क्षेत्र में, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न बदल गया। पहले ये रहता था जो पेपर में जो प्रसिद्ध रहते थे, जो प्रसिद्ध रचनाएं रहती थी, जो प्रसिद्ध कवि रहते थे, जो प्रसिद्ध उपन्यास, जो भी चीज़ प्रसिद्ध रहता था उसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन तो अब जो एग्जामिनर है उन लोगों ने पेपर का पैटर्न बदल दिया। अब ऐसा रहता है कि जो प्रसिद्ध नहीं है, जो बहुत कम लोग जानते हैं वही पूछते हैं, क्योंकि लेवल उन्हें बढ़ाना है पेपर का। तो हिंदी में जितनी भी बोलियां हैं और उनसे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वह सारे आपको याद करने पड़ेंगे। आगे है मारवाड़ी। मारवाड़ी जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर यहाँ बोली जाती है। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो ऐसे अनुमान लगा सकते हैं आप। आगे है ब्रज भाषा। ये तो खैर इम्पोर्टेंट, ये तो याद ही कर लेना। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली ये ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। ब्रजभाषा अवधी भाषा का तो रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये प्रसिद्ध हैं। आगे है बुंदेली। अब बुंदेली दो स्टेट में बोली जाती है, एक तो मध्य प्रदेश में और दूसरा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के उसमें बुंदेली बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद यहाँ मध्य प्रदेश में बोली जाती है। आगे है गढ़वाली। गढ़वाली टिहरी, गढ़वाल,
चमोली, उत्तरकाशी। ये सब कम प्रसिद्ध बोलियां हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा, इसलिए सारी बोलियों का हमें कहाँ बोली जाती हैं उसका अनुमान लगाना है। आगे है मालवी। अनुमान नहीं लगाना है, जानना है। अब मालवी कहाँ बोली जाती है? उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। कौरवी खड़ी बोली। जो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाज़ियाबाद। इस जितने भी पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। आगे है दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी दक्षिण भारत में बोली जाती है। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद, ये दक्षिणी है। अवधी। अवधी को सब का जो क्षेत्र है वह सबसे ज़्यादा है। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, रायबरेली। सबसे ज़्यादा जगह अवधी बोली जाती है, इसीलिए इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि इसके क्षेत्र ज़्यादा हैं। अब आगे है भोजपुरी। भोजपुरी यूपी में भी बोली जाती है और बिहार में भी बोली जाती है। तो भोजपुरी बिहार में जो है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, यह बिहार के क्षेत्र हैं। और गोरखपुर के क्षेत्र हैं। गोरखपुर यूपी के जो क्षेत्र हैं वह गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, भोजपुरी की ये सारे क्षेत्र हैं। आगे है लिपि के विकास की अवस्थाएं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिपि के बारे में जानना। लिपि का जो विकास कैसे कैसे हुआ। तो लिपि का सबसे पहले चित्रलिपि, यही क्रम ही पूछ लेता है पेपर में, क्रम पूछ लेगा, चारों दे देगा, पूछ लेगा कौन सा क्रम सही है। तो लिपि का सबसे पहले चित्रलिपि का विकास हुआ, फिर प्रतीक लिपि का, फिर भाव लिपि का, सबसे अंतिम में ध्वनि लिपि का। अब ध्वनि लिपि भी दो भागों में है बटी है। एक तो अक्षरात्मक, दूसरी वर्णात्मक, उन्हें जिसमें अक्षर की प्रधानता होती है और जिसमें वर्णों की मात्रा, दो होती हैं। आगे है भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थीं। सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। अब प्रश्न पूछ लेता कि हिंदी का विकास किस लिपि से हुआ है। तो हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। और देवनागरी की जो लिपि है हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है और ब्राह्मी की लिपि देवनागरी की लिपि ब्राह्मी है। आगे है नागरी प्रचारी सभा ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आगे का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इसमें ये पेपर में कई बार, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे रटा रटाया पेपर है, पेपर में आने के ये क्वेश्चन रटा रटाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूछ लेगा किस सन में स्थापना की थी। तो 1947 ईस्वी में। इसके नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो उत्तर प्रदेश की गठित लिपि सुधार समिति है, नागरी लिपि सुधार समिति, किसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न पूछ लेगा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
अब आगे है भारतीय संविधान के भाग 17 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है तो किस अनुच्छेद में, उस अनुच्छेद संविधान के किस भाग में हिंदी की जो अनुच्छेद हैं वह वर्णित है। हिंदी से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह संविधान के किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं तो यही कहूँगी जितना भी इसमें है कथन सारा आप लिख लेना और एक से कई सारे क्वेश्चन अपने माइंड में बैठा लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मेरे ख्याल से। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। लेकिन प्रश्न पूछ लेता है कि संविधान में के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और लागू हुआ था तो उस समय संविधान में 14 भाषाएं थी। जिस समय संविधान में जितने संशोधन हैं और जितनी भाषाएं जोड़ी गई ये तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई। इससे कई क्वेश्चन बन जाएंगे कि 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी और सिंधी किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी और 21वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो संविधान 21वां संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 होगी। 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद जो संविधान का 71वां संशोधन हुआ था और वह संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ। तो इसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने से इसकी संख्या 18 हो गई, क्योंकि 4 जोड़ 3 इसमें 1 हो तो 4 जो है 18 हो गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। और 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था और इसमें सिंधी जोड़ी गई थी। और लास्ट में जो संविधान संशोधन हुआ था हिंदी को लेकर के, उसके बाद कोई नहीं हुआ। 92वां जो 92 अधिनियम संशोधन हुआ तो 2003 में हुआ था। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी तो संख्या 22 हो गई। तो मूल संविधान प्रश्न पूछ लेगा मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1967 में। उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। और कब हुआ था? 1992। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। यह तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप तो इसको लिख लेना। आप लोग जो भी मेरे वीडियो देखेंगे मैं उनसे यही सलाह दूंगी कि ये जितनी भी बोलियां हैं इस वीडियो के सारे टॉपिक, सारे कथन आप लोग लिख लेना, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहीं पर हमारा यह जो हिंदी की बोलियां हैं और उससे संबंधित जितने भी कथन हैं मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे इम्पोर्टेंट कथन हो जाए। कम से कम इसमें से 50 प्रश्न तो आप अपने हिसाब से समझिए, 50 प्रश्न तो आपका इससे तैयार है। और 2 पेपर में मैं बता रही हूँ कि इससे 2 प्रश्न इस वीडियो से तो आपको मिलेंगे ही, 2 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वह होगा जो हमारे उपन्यास हैं और नाटक हैं उनकी कथा वस्तु क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कथा वस्तु, जो इम्पोर्टेंट नाटक हैं और उनकी कथा वस्तु भी पूछ ली जाती है। जितने भी प्रसिद्ध उपन्यास हैं जैसे प्रेमचंद के उपन्यास गोदान की कथा वस्तु पूछ लेगा, जो प्रसिद्ध हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह नाटक और उपन्यास की कथा वस्तु पर होगा। तब अगर जो आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए और
लाइक करिए और दूसरे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।